हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटाज़। माई सेल्फ आकाश एंड आज हम अपने CUET UG प्रिपरेशन एंड रिवीजन क्वेश्चन सीरीज़ के लेक्चर का 4th चैप्टर करने वाले हैं। एंड आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा ही फैक्ट्स हैं इसमें, तो हम सबको कवर करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, मैं तुमको पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ाऊँगा, बट हाँ तुमको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तुमको इस चैप्टर को करने के लिए। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इस चैप्टर को हम निपटा चुके हैं सबसे पहले वाले लेक्चर में, तुम लोग देख लेना, नहीं देखा है तो। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर को भी निपटा चुके हैं, साउथ एशिया को भी हमने लास्ट लेक्चर में डील किया। एंड अब हमारी गाड़ी आगे रुकी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी इशू। नाउ सबसे पहले मैं तुमको बता दूँ कि पॉल साइंस की तुम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो तुरंत, चाहे तुमको टेस्ट सीरीज़ लेनी है चाहे नहीं लेनी है, बिकॉज मैं रोज़ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट भेज रहा हूँ। एंड उसके अलावा तो बाकी अदर ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के लिए तुम टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो एट जस्ट 299 कोर्स सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें तुमको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे एंड बहुत सारे तुमको लाइव टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड सबके आंसर की भी मिलेंगे और डिस्कशन सेशन भी होगा, तो इसमें कोई ढील नहीं देनी होगी तुमको। ठीक है, बहुत ही टाइट मामला चलेगा इसमें। ठीक है, मतलब कुल मिला के तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन हम करवाएंगे एंड तुमको बस टेस्ट देने होंगे अच्छे से पढ़ाई कर करके। ठीक है, सो अब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमको टेस्ट सीरीज चाहिए तो प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज़ को तुम अवेल कर सकते हो, अगर नहीं तो प्लीज़ दोबारा सोच सकते हो। अगर बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम पढ़ते रहो, अच्छे से वीडियो देखते रहो, इतना ही काफ़ी है। अगर तुम ये वीडियो बहुत ही एंड में देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज काश में ज्वाइन कर लेता है, तो कोई बात नहीं, तुम टेस्ट पेपर्स खरीद सकते हो अभी भी एट जस्ट 199। ठीक है, केवल तुमको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे एंड तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करोगे। ना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से ही हमारी ओपनिंग होती है। अगेन जो पहले से स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, सीरीज़ को, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के तौर पे असर्शन और रीजन को देखना है, ना कि असर्शन और रीजन के तौर पे। ठीक है, असर्शन स्टेटमेंट नंबर 1, क्या ये सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, द UN वॉज इस्टेब्लिश इन 1945, बताओ कौन से महीने में, कौन सी तारीख को? ठीक है, एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन, बिल्कुल सही, टू प्रिवेंट फ्यूचर लार्ज स्केल वॉर, एकदम सही स्टेटमेंट, बहुत ही प्यारी सी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, क्या ये भी सही है? द लीग ऑफ नेशन हैड फेल्ड, वो फेल हो गया था लार्जली बिकॉज इट लैक्ड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर पावर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें से जर्मनी बैकआउट हो गया था, USA निकल गया था, और लीग ऑफ नेशंस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई खास इफेक्टिवनेस नहीं थी इसकी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 तुम्हारी फॉल्स नहीं, सॉरी, ये भी सही हो गई। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट तुम्हारी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकते। अब हमको ये वेरीफाई करना है क्या जो रीज़न है वो स्टेटमेंट, वो असर्शन का सही में रीज़न है कि नहीं है। ठीक है, क्या लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था इन सब लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से, इसलिए UN को इस्टेब्लिश किया गया था एज ए सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन? तो जो बात है वो पक्के तौर पे सही है। देखो, जब तक तुमको बिल्कुल ही ना लगे ना कि भाई बिल्कुल ही दाल नहीं गल रही है, लाइक ये कुछ और बात है भले ही सही है और ये कुछ और बात है भले ही सही है, तब तक तुम्हारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, वरना तुम्हारा, अगर तुमको बिल्कुल ही लग जाए कि नहीं भाई बिल्कुल ही अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ही बी होगा। इस स्टेटमेंट में रीज़न क्लियरली नहीं हुआ, कोई भी क्वेश्चन में तुमको रीज़न क्लियरली नहीं पता चलेगा, तुमको रीज़न बनाना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा खुद से। लेकिन एक भी अगर कड़ी मिल गई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो गई थी एंड इसलिए UN इस्टेब्लिश हुआ था एज ए सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, वॉर्स को रोकने के लिए, ये रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, एंड एज अ रीज़न भी कि तुम इसको लगा सकते हो, क्या एज अ रीज़न लगा सकते हो? खुद से एक क्वेश्चन पूछो, लीग ऑफ नेशन फेल हो गई इसलिए UN इस्टेब्लिश हुआ, तो हाँ भाई लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए तुम्हारा सही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 10, या कह लो 7 या 8 आउट ऑफ 10 केसेस में, 80 या 70% केसेस में तुम्हारा ऑप्शन ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड भी असर्शन रीजन है, कोफी अनान जो थे, उनका जो सेक्रेटरी जनरल वो जो थे, ठीक है, कब से कब तक थे बताओ? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते थे, उनका जो कार्यकाल था, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग हिज टर्म, अपने कार्यकाल के दौरान, इंस्टीट्यूशन सच एज द पीस बिल्डिंग कमीशन एंड द ह्यूमन राइट्स काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड टू इनहैंस द UN इफेक्टिवनेस। हाँ, पीस बिल्डिंग कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन भी इन्हीं के तौर पे हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, 1 भी सही है, तो ऑप्शन सी डी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमको ये देखना है क्या स्टेटमेंट नंबर 2 एक वजह है स्टेटमेंट नंबर 1 की। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे, क्या वो इसलिए आए थे बिकॉज उन्होंने पीस बिल्डिंग कमीशन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाए थे? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज ये तो इंस्टीट्यूशन ही है ना, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब तुमको बारीकियां याद करनी पड़ेंगी, कौन से सेक्रेटरी जनरल थे, कौन से क्या थे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड भी एसोसिएशन रीजन है, IMF वोटिंग स्ट्रक्चर इज क्यूड इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि झुका हुआ है ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के टूवर्ड्स, क्या ये सही है? अगर तुम्हें IMF का टॉपिक, देखो सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने से नहीं होता है,
तो हमको कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, और अगर तुमने कंसेप्ट नहीं पढ़े तो तुम इसमें बौखला जाओगे ऐसे क्वेश्चंस में, बिकॉज तुमको लगेगा ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था ये आएगा। इसलिए कोई भी चीज़ एक खास तरीके से पढ़नी होती है। मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि तुमको कैसे पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज बाद में बनाऊंगा बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मेरे को बना देना चाहिए। एक बार मुझे बता देना कि मैं क्या बनाऊँ उस पर वीडियो की नहीं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि IMF जो है वो स्क्यूड है, थोड़ा सा बायस्ड है इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देशों के लिए, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको कुछ खास वो देता नहीं है तवज्जो। क्या स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है? तो हाँ करेक्ट है, ये NCERT की लाइन है। मेजर इकोनॉमीज स्पेशली द G7 मेंबर, टॉप 7 इकोनॉमीज जो हैं ये डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज शेयर वोट्स की होल्ड करती हैं IMF में। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। अब क्या स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि CD गलत हो गए, क्या स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 का रीज़न माना जा सकता है? क्या स्टेटमेंट नंबर 1 में जो लिखा है कि वो डेवलप कंट्री की तरफ झुकी हुई है, क्या वो इसलिए है बिकॉज डेवलप कंट्री के पास ज़्यादा शेयर ऑफ वोट्स हैं? तो हाँ बिल्कुल। और क्या हो सकता है इसमें? तो ऑप्शन ए इसमें भी सही हो जाएगा तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन से हमने IMF के बारे में बहुत ही बारीक इन्फॉर्मेशन कुछ देख ली, ठीक है। उनको पढ़ने का एक तरीका खास डेवलप करना होगा, मेरे को बनाना ही पड़ेगा वीडियो उसके लिए। गेस UN चार्टर कब साइन किया गया? June 26, डेट याद रख लेना। October 24, December 7, इन डेट्स में क्या हुआ था? कोई किसी को याद है तो बता दो कमेंट सेक्शन में। बाकी तुमको याद क्या करना है? June 26 याद रखना है 1945। विच, अच्छा ये भी बताओ कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके थ्रू UN चार्टर बना था? कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। याद रखना है, ये सब बातें पूछ ली जाती हैं। विच UN सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट वॉज फ्रॉम इजिप्ट से थे, और US ऑपोजिशन को झेलना पड़ा 2 बार के लिए, सेकेंड टर्म के लिए। बताओ इजिप्ट से कौन से थे? ये स्वीडन से थे शायद से, किसी नॉर्वेजियन कंट्री से थे। कॉफ़ी अनन अफ्रीका में थे, साउथर्न किसी अफ्रीका की कंट्री के थे। बान की मून साउथ कोरिया के थे। फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल भी थे बान की मून, तो याद रखना, तो मैं फैक्ट है। घाली साहब जो थे ये इजिप्ट से थे, ठीक है। और इनके बारे में भी और हम आगे जानेंगे, और इनके बारे में याद रखना, ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेडेड द GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इन 1995? हुआ था ना ये? कौन सा था? IMF नहीं था, वर्ल्ड बैंक। IMF कौन सी ट्रीटी से बना था? IMF और वर्ल्ड बैंक एक ही ट्रीटी से बने थे। याद करो कौन सी ट्रीटी थी? ब्रेटन वुड, ठीक है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ का सक्सेसर है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। GATT अभी भी काम करती है, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सक्सेसर माना जाता है। UNDP नहीं है, ठीक है। अच्छा UNDP की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पता करके बताओ, पता भी होनी चाहिए तुमको, ठीक है। नायरोबी वगैरह किसी अफ्रीकन कंट्री में है, कीनिया में शायद से, ठीक है। व्हाट डज द वीटो पावर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल? हाँ कीनिया में है, ठीक है। वीटो पावर UNSC में क्या अलाउ करती है अपने परमानेंट मेंबर को एक रेजोल्यूशन को ब्लॉक करना यूनिलेटरली, अकेले। फोर्स और अडॉप्शन ऑफ एनी रेजोल्यूशन, ये नहीं हो सकता। ओवरराइड द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली, ये हो सकता है। इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल, नहीं। आई गेस ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में से ऑप्शन सी ज़्यादा सेंस बन रहा है, ठीक है। हमेशा से रेजोल्यूशन ब्लॉक करना उनका काम नहीं होता है, बट वो ओवरराइड कर सकते हैं जनरल असेंबली के डिसीजन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। किसके कार्यकाल के दौरान पीस बिल्डिंग कमीशन बना था? बताओ भैया, हमने जस्ट डिस्कस किया था। त्रिगवी लाए थे? नहीं। दाग हमजोल थे? ये भी नहीं थे। कोफी अनन थे, ठीक है। तो कोफी अनन तुमको याद रखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने के लिए और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए मेंबर कंट्रीज को? WTO, UNDP देखते काटोगे तुम। IMF हो गए तो वर्ल्ड बैंक होगा, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के एम है, ठीक है। आई गेस दोनों के एम नहीं है, वर्ल्ड बैंक का एम दूसरा है। वर्ल्ड बैंक का एम है डेवलपमेंटल क्रेडिट देना कंट्रीज को, एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जबकि IMF कोई क्राइसिस वगैरह हो जाए किसी कंट्री में या किसी रीजन में, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लोन देता है वो उस कंट्री को बचाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली। तो IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल लोन देता है। तो ये याद रखना, IMF इसका करेक्ट आंसर बाय द वे, ठीक है। एंड दोनों एक ही ट्रीटी से क्रिएट की गई थी। द UN एम्ब्लेम फीचर्स अ वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय व्हाट सिंबल? ऑलिव ब्रांचेस, ठीक है। डव नहीं है, ये लॉरल ब्रेथ भी नहीं है, रेनबो भी नहीं है। ऐसा तुमने देखा होगा ना कि वो वर्ल्ड मैप बना हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। उसमें पूरा वर्ल्ड मैप का नक्शा है, उसके अराउंड ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है साइड में, जो साइड में बना हुआ है UN के लोगों में, क्या है ये ऑलिव ब्रांचेस हैं। एंड ब्लू कलर का है वो, तो ब्लू कलर क्या दर्शाता है? इक्वालिटी, ठीक है, और पीस। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड 1957 टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? बताओ। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एसोसिएशन, ठीक है। IAEA, WHO नहीं है, यूनेस्को नहीं है, UNHCR नहीं है, ठीक है। नाउ अब हमको ये क्रोनोलॉजिकली अच्छा से मैच करना है एक तरीके से। मैचिंग कुछ नहीं है, आई गेस, हाँ सामने ही सामने है। कोफी अन्नान 1997 से 2000, मेन तुमको याद करना है। बान की मून याद रखना 2007 से 16 तक थे। एंटोनियो गुटरेस अभी हमारे प्रेजेंट है 2017 से, ठीक है। उनसे पहले बान की मून थे, उनसे पहले कोफी अन्नान थे, और उनसे पहले कौन था? उनसे पहले गोल्ड वही होंगे। बट दाग हमरस्कूल इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अपने विटी जोक्स के विटी स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। UN इज़ नॉट फॉर अस टू गो टू द हेवन बट टू सेव अस फ्रॉम हेल, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। ट्रिग्विलाई ये फर्स्ट तुम्हारे वो थे, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल। तो ये याद रखना तुमको। तो ये है क्रोनोलॉजी और ये है मैचिंग इसकी। तेहरान कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, UN कॉन्फ्रेंस, UN चार्टर बना था इसमें, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में। अप्रैल से मई 1945 में UN चार्टर बना था, ठीक है। पूरी रूपरेखा बनी थी, UN की पूरी स्ट्रक्चर बना था इस कॉन्फ्रेंस में, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। एंड उसके बाद पोस्टडम कॉन्फ्रेंस में तुम देखोगे क्या बोलते हैं, ये बन जाता है तुम्हारा UN बन जाता है। जो कौन सी तारीख को बना था? जून 25 को बना था, ठीक है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे होती है। याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या थी? याल्टा कॉन्फ्रेंस जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवाइड कैसे किया जाएगा उस पर बेस्ड थी। और तेहरान कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड वॉर 2 में, एलाइज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ठीक है, कि हम कैसे क्या बोलते हैं लाइक स्ट्रैटेजिक बेसिस के लिए बनाया गया था। वो एक नॉर्मल सा कॉन्फ्रेंस है तेहरान कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एलाइज की आखिरी कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, उसके बाद वो जीत गए थे। तेहरान कॉन्फ्रेंस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। याल्टा कॉन्फ्रेंस तुमको पता है, मैंने अभी बताया, जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद कैसे डिवाइड करना था 2 हिस्सों में। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। दोनों में बर्लिन वॉल बनाई गई थी, याद होगा। वो बर्लिन जो कि बीच में है, तो वॉल बना दी गई और 2 हिस्सों में बढ़ गया जर्मनी, ठीक है, एक कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। तो उसके लिए एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। नेक्स्ट कम्स, हाँ ये है तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड ये सामने लिखी गई हैं। मिस्टर दाग जो थे उन्होंने सिप्रस में पीस मेडिएट किया था और डीकोलोनाइजेशन जो थी अफ्रीका में उसको प्रमोट किया था। घाली साहब जो थे एजेंडा फॉर पीस, ये याद रखना, ठीक है। इन्होंने इशू किया था एन एजेंडा फॉर पीस एंड फेस क्रिटिसिज्म ओवर फेलियर्स इन बॉस्निया एंड रवांडा, बिकॉज बॉस्निया और रवांडा में सिविल वॉर हुई थी, अटैक्स वगैरह हुए थे बहुत सारे, एंड उसमें UN पीस कीपिंग मिशंस जो थी वो फेल हो गई थी एंड घाली जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। कोफी अन्नान ने ग्लोबल फंड क्रिएट बनाया था टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन सब के लिए। बान की मून क्लाइमेट चेंज और UN मूवमेंट को प्रमोट करते थे। ये सब तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स करेक्ट सीक्वेंस। लीग ऑफ नेशन सबसे पहले बना था, फिर वर्ल्ड बैंक 1990, वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वोट के साथ 1945 में बना था। तो आई गेस वर्ल्ड बैंक पहले बना था, देन UN चार्टर आया था तुम्हारा। तो 1, 2, 3 और फिर 4 रह गया, ठीक है। 2012 या 13 की बात है। 193 मेंबर्स आ गए थे UN में, ठीक है, नई मेंबरशिप्स मिली थी। और फिर इसके बाद तो डेट दी हुई है। फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक 1944 में, ठीक है। साइनिंग ऑफ UN चार्टर June 26, ठीक है। UN फाउंडिंग October 24 एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IA 1957, ये याद था तुमको। UNHRC कब बना था? अब ये मुझे कमेंट में बताओ। पीस बिल्डिंग कमीशन भी तो बनाया था, और किसके अंतर्गत बना था, किसके टेन्योर में? कोफी अन्नान, ठीक है। लेकिन पीस बिल्डिंग कमीशन किस साल में बना था? ये कमेंट में बताओ तुम मुझको, या सोचो खुद से, ठीक है, याद करो तुमने क्या पढ़ा था। 2006 की बात है जब UNHRC ऑपरेशनल हो गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है ना। आज के लिए इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अगर तुमको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है पॉल साइंस की और बाकी है तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। तुम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद तुमको टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। फीचर्स तुम यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। अगर तुमको फिर भी कोई डाउट है तो तुम डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दिया गया है, ठीक है, वो मेरा ही फ़ोन नंबर है, तो तुम बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है, बाय कॉल और थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। एट जस्ट 299 तुम ये टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लोगे एंड तुम्हारे पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इसका। तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर लेके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।